वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमरदीप दास और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। क्या आपकी सांस फूलती है? क्या आपको सांस लेने में दिक्कत होती है? क्या आपको ब्रीथिंग डिस्ट्रेस है? तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं एस्मा के बारे में। जी हाँ, ब्रोंकियल एस्मा के बारे में। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज ब्रोंकियल एस्मा? एस्मा क्या है? एस्मा फेफड़ों में जाने वाली एयरवे की एक सूजन संबंधी बीमारी है। यह सांस लेने में मुश्किल बनाती है और कुछ शारीरिक गतिविधियों को चुनौतीपूर्ण या असंभव बना सकती है। एस्मा को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि जब आप सांस लेते हैं तो आमतौर पे आपके द्वारा ली जाने वाली हर सांस के साथ हवा आपके नाक मुंह से होकर आपके गले वायु मार्ग में जाती है। अगर फेफड़ों में बहुत सारे छोटे वायु मार्ग एयर पॉकेट्स होते हैं जो हवा से ऑक्सीजन को आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाने में मदद करते हैं। एस्मा के लक्षण तब होते हैं जब आपकी एयरवे की परत सूज जाती है और उनके आसपास की मांसपेशियां कस जाती है। बलगम तब वायु मार्ग में भर जाता है जिससे हवा की मात्रा कम हो जाती है और ये स्थितियां तब एस्मा का अटैक ला सकती है। इसकी खासियत कफिंग और चेस्ट टाइटनेस है, एक टाइटनेस लगा रहता है। चलिए जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सबसे कॉमन जो सिम्टम्स है, सीने में घड़घड़ाहट, एक वीजिंग होती है। एस्मा के सिम्टम्स कुछ इस प्रकार उल्लेख किए गए हैं, जो है कफिंग स्पेशली एट नाइट व्हेन लाफिंग और ड्यूरिंग एक्सरसाइज। खांसी होती है जब आप बात करते हैं, हंसते हैं, रात में ये एक्सरसाइज करते हैं। एक सीने में एक टाइटनेस जो हम पहले बता रहे थे, एक टाइटनेस लगी रहती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। डिफिकल्ट टॉकिंग, बात ठीक से नहीं कर पाते। एंग्जियस और पैनिक सब समय रहते हैं। फेटिग, एक थकावट लगी रहती है। चेस्ट पेन होता है, बहुत जल्दी सांस लेते हैं। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो रहा है आपको और ट्रबल स्लीपिंग, सोने में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होती है। कुछ लोगों को सिम्टम्स हमेशा ही रहते हैं और कुछ लोगों को समय समय पर आते हैं और फिर चले भी जाते हैं। चलिए जान लेते हैं, अगर एस्मा बढ़ जाती है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी जब एक्यूट कंडीशन होता है तो कफिंग होती है, वीजिंग होती है, थ्रोट क्लियरेंस कर रहे हैं आप, डिफिकल्ट स्लीपिंग, सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, चेस्ट पेन और टाइटनेस बना रहता है और फेटिंग यानी थकावट रहती है। और अगर सिम्टम्स ज्यादा एग्रेवेट कर जाते हैं या सीवियर कंडीशन में क्या होता है? सीवियर कंडीशन में ब्रीथिंग डिफिकल्टी तो रहती है, गैस्पिंग ऑफ एयर, मुंह खोल के आप सांस ले रहे हैं, कंफ्यूजन रहता है, लिप्स जो है पेल हो जाते हैं, फिंगर नेल्स पेल हो जाते हैं, डिजीनेस बना रहता है, डिफिकल्ट वॉकिंग और टॉकिंग, बात बिल्कुल नहीं कर सकते, लिप्स और जो है फिंगर नेल्स ब्लू लिप्स हो जाते हैं, यानी जिसमें ऑक्सीजन डिवॉइड हो जाता है, उस समय ऑक्सीजन की मात्रा सही में। चलिए जान लेते हैं कि एस्मा के कॉज क्या है और किन कारणों से ये ट्रिगर होता है। तो मैं ये बता दूं कि एस्मा का कोई सिंगल कॉज नहीं है, इसके कॉज बहुत सारे हैं जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट है जेनेटिक्स, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ वायरल इन्फेक्शन। जेनेटिक्स का मतलब अगर आपके पेरेंट्स या सिबलिंग्स को एस्मा है तो आपको होने के चांसेस रहेंगे। हिस्ट्री ऑफ वायरल इन्फेक्शन, अगर आपको भविष्य में जो है पहले इन्फेक्शन हो चुका है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो आपको भी एस्मा होने के चांसेस रहेंगे। अब हम जान लेंगे इसके कुछ ट्रिगर। अब हम जान लेंगे किन कारणों से ये ट्रिगर हो सकता है। तो द मोस्ट कॉमन ट्रिगर फैक्टर इंक्लूड्स हेल्थ कंडीशन सच एज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एक्सरसाइज, इन्वायरमेंटल इरिटेशन जैसे डस्ट हुआ, लो ऑक्सीजन, हाई एल्टीट्यूड पे जो हो जाते हैं उसके कारण हो सकता है, एलर्जेंस, पोलन ग्रेन्स के कारण होता है, इंटेंस इमोशन, स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एस्मा को ट्रिगर करता है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जैसे बहुत ज्यादा थंडरस्टॉर्म है, तूफान चल रहा है, ठंडी है, चिलचिलाती ठंड, उसमें पेस्टिसाइड स्प्रे से भी एस्मा ट्रिगर होता है। ऑक्यूपेशन, कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीज को भी यहाँ हम बताएंगे, जैसे जो लोग बस ड्राइवर हैं, डाई फैक्ट्री में काम करते हैं, प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करते हैं, पेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, स्टोन कटर हैं, पत्थर काटते हैं, उन लोगों को भी एस्मा ट्रिगर करती है, होने के चांसेस सब समय रहते हैं। कुछ मेडिसिन से भी एस्मा ट्रिगर होता है, जैसे NSAID, जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन से भी एस्मा ट्रिगर होता है।
चलिए हम जानते हैं अब इसके डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस फर्स्ट हेल्थ हिस्ट्री। डॉक्टर आप हेल्थ हिस्ट्री जानेंगे, आपसे पूछेंगे पहले इन्फेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, उससे डायग्नोसिस होती है। सेकंड है फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे स्टेथो लगा के आपके सीने में। उसके बाद है ब्रीथिंग टेस्ट, जैसे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, PFT भी कहते हैं इसे। चलिए अब हम जान लेते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप की जानकारी के लिए ये बता दूं कि एस्मा का क्यूर अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। बहुत लोग वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं कि एस्मा ठीक हो गया। तो ये कंडीशन टू कंडीशन वैरी करती है, क्योंकि ये डिजीज ही ऐसी है कि एक समय ठीक हो जाती है, दोबारा फिर ये लौट के आती है। हो सकता है इन दोनों के बीच में इंटरवल काफी सालों का हो। तो चलिए फिर भी इसका ट्रीटमेंट तो है ही, जो हम आपको आगे बताएंगे, डिस्कशन करेंगे। हाँ, कुछ मेडिसिन और लाइफस्टाइल में चेंज करके हम इसे रोक सकते हैं और इसके सिम्टम्स को कम किए जा सकते हैं। एस्मा का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में हैं। तो एस्मा को क्लासिफाई हम करते हैं जैसे इंटरमीडिएट, माइल्ड परसिस्टेंट, मॉडरेट परसिस्टेंट या सीवियर। इन 4 स्टेज से पता चलता है कि आप किस स्टेज में और आपका ट्रीटमेंट कैसे चलने वाला है। तो ट्रीटमेंट को भी हम जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है क्विक रिलीफ मेडिसिन, उसके बाद है लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिसिन, उसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ क्विक रिलीफ एंड लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिसिन, उसके बाद है बायोलॉजिकल्स, जिसमें IM और या IV इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इन सब में डॉक्टर आपको डिसाइड करते हैं कि आप कौन सा मेथड देंगे, किस मेथड से आप बेहतर हो सकते हैं जल्दी। नेक्स्ट आइए हम जान लेते हैं इसका होम्योपैथिक इलाज। क्या इसका होम्योपैथिक इलाज है? जी हाँ, होम्योपैथिक में भी एस्मा की काफी मेडिसिन। चलिए अब हम जानेंगे क्या एस्मा का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो जी हाँ, पॉसिबल है। यहाँ मैं कुछ दवाइयों को मेंशन करूंगा और उनके बारे में भी थोड़ा विस्तार से आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो फर्स्ट मेडिसिन जो आती है वो है ब्लैटा ओरिएंटलिस, जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन मानी गई है ऐसे कंडीशंस में। और इसमें जो है कि एस्मा के साथ ब्रोंकाइटिस अगर है तो ब्लैटा ओरिएंटलिस अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है सेनेगा। इस मेडिसिन को तब देते हैं जब खांसी के बाद स्नीजिंग हो, चेस्ट में रैटल हो। नेक्स्ट मेडिसिन आती है सेनेगा। इस मेडिसिन को तब देते हैं जब खांसी के बाद स्नीजिंग हो, चेस्ट में रैटलिंग और वीजिंग होती है। और स्पेशली ओल्ड एज यानी जो वृद्ध हैं उनके लिए ये सुटेबल मेडिसिन है, जिन्हें ब्रोंकाइटिस के साथ एम्फाइजमा भी डेवलप कर गया है, तो उसमें सेनेगा मेडिसिन देते हैं। उसके बाद आती है ग्रेंडेलिया। इसे तब देते हैं जब पेशेंट को वीजिंग के साथ प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन हो, म्यूकस बहुत ज्यादा बनता हो और जिससे पेशेंट को काफी रिलीफ होती है म्यूकस निकल जाने के बाद। नेक्स्ट, इस पेशेंट को सांस लेने में तो दिक्कत होती है और वो अचानक जो है नींद से उठ जाता है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, उठकर बैठ जाता है, सोना उसके लिए दुश्वार हो जाता है। तो ऐसे पेशेंटों के लिए ग्रेंडेलिया एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करें वो है आर्स आयोड या आर्सेनिक आयोडेटम। इसे तब देते हैं जब पेशेंट को सूखी खांसी हो और बहुत कम म्यूकस निकलता हो। नेक्स्ट मेडिसिन आती है जस्टिशिया। इसे तब देते हैं जब पेशेंट एक्यूट स्टेज में होता है। इसमें भी सूखी खांसी होती है, गले में दर्द और सांसों में सरसराहट एक बनी रहती है और इसमें खांसी के साथ स्नीजिंग होती है, छींकें भी आती है और बहुत ज्यादा सांस फूलती है और पूरा चेस्ट भरा भरा लगता है। तो उस कंडीशन में आप क्या देंगे? जस्टिशिया देंगे। नेक्स्ट मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्बम। इसमें बहुत ज्यादा पेशेंट परेशान दिखता है, उसको किसी भी तरह किसी भी कंडीशन में रिलीफ नहीं मिलती है, घूम रहा है इधर उधर, बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है आर्सेनिक एल्बम पेशेंट में। उसके बाद कुछ मेडिसिन को मैं मेंशन करूंगा जो भी बहुत अच्छा काम करती है, जैसे इफोब्रिया हुआ, बेसिलिनम हुआ, मेफाइटिस, स्पॉन्जिया, स्टैनामेट, सैम्बुकस। ये भी काफी अच्छी मेडिसिन हैं, पर इनका इस्तेमाल कैसे करना है वो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। आप इन मेडिसिन को लेके इस्तेमाल कर भी सकते हैं। अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इलाज भी अगर करवाना चाहें तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इस बीमारी को क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो जी हाँ, कुछ हद तक हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट है अवॉइड ट्रिगर्स, जैसे केमिकल्स की स्मेल, जिससे आपको पहले भी एस्मा का अटैक पड़ चुका है तो उस केमिकल स्मेल से आप दूर रहिएगा। रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू एलर्जेंस, जैसे डस्ट और मोल्ड, गेटिंग एलर्जिक शॉट। इसके साथ आप कुछ प्रिकॉशंस भी ले सकते हैं, जैसे हेल्दी खाना खाना है, स्मोकिंग करते हैं तो बंद कर दीजिए,
एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए, मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपका स्ट्रेस नियंत्रण में रहेगा। मेंटेन अ मॉडरेट वेट, जैसे वजन आपका ज़्यादा है तो वजन भी नियंत्रण में रखने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप मुझको इनबॉक्स कीजिए, मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है dr.amarddwplib@yahoo.com। Thank you for watching the video. Namaskar.